Assalamu alaikum. I am Mohsin Gill and welcome to all students in the course at 630 research method. आज हम रिसर्च मेथड का लेक्चर नंबर 19 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 19 में जो हमने टॉपिक चूज किया इट्स नेम इज़ रिसर्च डिज़ाइन। और रिसर्च डिज़ाइन जो लेक्चर नंबर 19 में हम डिस्कस करने लगे हैं या आपकी बुक पे लेसन नंबर 19 है, ठीक है। अब यहाँ पे लेक्चर नंबर 19 में हम लेसन नंबर 19 इट्स नेम इज़ रिसर्च डिज़ाइन इसको डिस्कस करेंगे। रिसर्च डिज़ाइन पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है और रिसर्च डिज़ाइन आपको स्क्रीन पे डिफाइन नज़र आ रही है। रिसर्च डिज़ाइन इज़ ए पार्ट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च डिज़ाइन जो है एक पार्ट है, एक हिस्सा है रिसर्च प्रपोजल का। तो रिसर्च डिज़ाइन को स्टडी करने से पहले हमें रिसर्च प्रपोजल का पता होना चाहिए। और आपको ये भी बताते चला जाऊँ कि रिसर्च प्रपोजल आल्सो कॉल्ड सरफेस लेवल एक्सप्लेनेशन, और हम रिसर्च प्रपोजल को सरफेस लेवल एक्सप्लेनेशन का नाम भी दे सकते हैं। तो ये रिसर्च प्रपोजल भी हम उसको कह सकते हैं या सरफेस लेवल एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं। अब रिसर्च डिज़ाइन क्योंकि पार्ट ऑफ रिसर्च प्रपोजल है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिसर्च प्रपोजल क्या है, फिर हम रिसर्च डिज़ाइन की तरफ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? रिसर्च प्रपोजल एक रिसर्च के मतलब तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन होती है, एक आप पेज पे प्रिंट करके इन दी फॉर्म ऑफ फाइल अपने स्पॉन्सर को देते हैं। उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि रिसर्च किस पॉइंट पे टॉपिक पे की जा रही है, ये क्यों की जा रही है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ये किन वजूहात की बुनियाद पर की जाती है। तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आप स्पॉन्सर को देते हैं और उसको ये बताते हैं कि रिसर्च जो जिस रिसर्च पे वो इन्वेस्ट करने जा रहा है उसके क्या फ़ायदे होंगे, ये रिसर्च क्यों की जा रही है, इस रिसर्च की इंपॉर्टेंस कितनी है, कितनी ज़्यादा अहमियत है, आने वाले वक्त में अगर ये रिसर्च कितनी ज़्यादा अहम हो सकती है। तो ये तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन हम स्पॉन्सर को, जो कि हमें हमारे रिसर्च के लिए इन्वेस्ट करेगा, रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा, उस स्पॉन्सर को हम इन दी फॉर्म ऑफ फाइल प्रोवाइड करते हैं। तो उस फाइल को हम क्या कहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको हम रिसर्च प्रपोजल का नाम देते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन इज़ ए पार्ट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। तो रिसर्च प्रपोजल की टर्म समझ आ गई है कि एक फाइल में इन्फॉर्मेशन, तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे स्पॉन्सर को देना कि रिसर्च क्यों की जा रही है, किस वजह से की जा रही है, किस टॉपिक पे की जा रही है, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, इसके क्या डिसबेनिफिट्स होंगे, ये आने वाले वक्त में कितनी इंपॉर्टेंट होगी। तो ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन स्पॉन्सर को देना जो कि हमारी रिसर्च पे इन्वेस्ट करने जा रहा हो, उस फाइल को, इस इन्फॉर्मेशन को रिसर्च प्रपोजल का नाम देते हैं। और रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? व्हाट इज रिसर्च डिज़ाइन? क्योंकि हमने रिसर्च प्रपोजल पढ़ लिया, अब हम रिसर्च डिज़ाइन को स्टडी करते हैं। इट गिव अस मेथड फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। जो भी डाटा आपके पास आता है उस डाटा को हमने किस तरह कलेक्ट करना है, कौन से मेथड है डाटा को कलेक्ट करने के। प्राइमरी डाटा होता है ना कि आपने किस टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहे हैं, उस टॉपिक पे रिसर्च करने से पहले हमें कुछ प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है। तो आप उस डाटा को किस तरह कलेक्ट करेंगे, उसको कितना कैसे एनालाइज करेंगे, इसके मेथड क्या कौन सी चीज़ बताती है हमें रिसर्च डिज़ाइन, हमें ये बताएगी। इस मेथड को गिव अस करेगी हमें, जो कि हमने किन मेथड्स को यूज़ करते हुए डाटा को कलेक्ट करना है और डाटा को एनालाइज करना है। तो डाटा को कलेक्ट और डाटा को एनालाइज जिन मेथड के जरिए हमने करना है, उन मेथड की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? रिसर्च डिज़ाइन से मिलती है। रिसर्च डिज़ाइन की आगे आप हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन की क्लासिफिकेशन करें मुख्तलिफ ग्रुप्स में अगर डिवाइड करें तो 3 क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो हम उसकी क्लासिफिकेशन रिसर्च डिज़ाइन की डिस्कस करने जा रहे हैं, इट्स नेम इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन क्या है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन ऐसा रिसर्च डिज़ाइन है जिसमें आप रिसर्च से पहले कुछ एक्सप्लोर करते हो। इसका मतलब क्या है, मैं सादा लफ्ज़ों में समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, आप कोई प्रोडक्ट है जो कि लॉन्च करने जा रहे हो मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा एरिया है उस मार्केट का, आप पूरी की पूरी मार्केट में वो अपना प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करने से पहले उस मार्केट के कुछ हिस्से में लॉन्च करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना सक्सेसफुल रहता है। आपने पूरी की पूरी मार्केट में वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, बल्कि उसके कुछ मार्केट के कुछ हिस्से पे लॉन्च किया। जब आपने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया तो लॉन्च करने के बाद आपने देखा कि जिस हिस्से में हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमारा प्रोडक्ट उस हिस्से में बहुत सक्सेसफुल रहा, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपने प्रोडक्ट को पूरी की पूरी मार्केट में भी लॉन्च कर देंगे। तो ये क्या होती है? ऐसा रिसर्च डिज़ाइन जो कि हमें प्रोडक्ट को पूरी की पूरी मार्केट से लॉन्च करने से पहले कुछ मार्केट को पर लॉन्च करके देख लें। इसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन भी कहते हैं।
और इसको हम प्री पायलट टेस्टिंग भी कह सकते हैं। पायलट टेस्टिंग भी होती है जो प्रोसीजर है कि किसी बड़ा काम करने से पहले थोड़ा छोटे वर्क पे, छोटे हिस्से पे उसको अप्लाई करके देख लेना है कि इसके क्या नतीजे हैं, और फिर उसको तमाम के तमाम हिस्सों पे अप्लाई कर लेना है। इसको पायलट टेस्टिंग भी कहते हैं। पायलट टेस्टिंग, प्री टेस्टिंग भी कहलाती है। इसको हम आने वाले टॉपिक्स में स्टडी करेंगे, पायलट टेस्टिंग क्या है और प्री टेस्टिंग क्या है। अच्छा, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन की समझ आ गई कि तमाम की तमाम मार्केट पे प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले हमने छोटे हिस्से पे लॉन्च करके देख लिया, अगर वो सक्सेसफुल रहा तो तमाम की तमाम मार्केट में हमने उसको लॉन्च कर दिया। तो इस तरह की रिसर्च डिजाइन को हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन कहते हैं। सेकंड जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन आ रही है, इट्स नेम इज कंक्लूसिव रिसर्च डिजाइन। इस रिसर्च डिजाइन में हम क्या करते हैं? अच्छा, हमने अगर हमें पता हो, हमें कॉन्फिडेंस हो, हमें पता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बड़ा सक्सेसफुल रहेगा, हमने रिसर्च पहले से की है कि हमें पता है कि इसमें ना हमें पता है जैसे लोग इस प्रोडक्ट को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हमें पहले पता हो कि लोग इस प्रोडक्ट को पसंद करेंगे तो हम उस मार्केट के एक हिस्से पर लॉन्च नहीं करेंगे, बल्कि पूरी की पूरी मार्केट में एट अ टाइम लॉन्च कर देंगे। तो ऐसी रिसर्च डिज़ाइन जिसमें हम ऑल ओवर व्यू में लॉन्च करते हैं अपने प्रोडक्ट को, उसको कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन का नाम दिया जाता है। और उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन में थर्ड टाइप आती है जी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन क्या होता है? ऐसा रिसर्च डिजाइन जिसमें पहले से जो इवेंट वकूफ़ हो चुका होता है उस इवेंट को एक्सप्लेन करना होता है। फॉर एग्जांपल वोटिंग हुई, वोटिंग में दो कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट ने विन किया, एक कैंडिडेट ने लॉस किया। अब जो कैंडिडेट विन किया है उस पर हमने रिसर्च डिज़ाइन, ऐसा रिसर्च डिज़ाइन की उस कैंडिडेट ने ये सीट विन कैसे की, कितने वोट से की, किन इलाकों में उसने विन की। तो ऐसी वाकया, ऐसी रिसर्च डिज़ाइन जो किसी पहले से किए गए वाकया, वकूफ़ होने वाले वाकया को बयान करे, ऐसे रिसर्च डिज़ाइन को हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कोई स्पेशल मर्डर केस हुआ तो उस मर्डर केस में किसी ऐसा रिसर्च डिज़ाइन जो पहले से हुए कत्ल के मर्डर केस को बयान करे, एक्सप्लेन करे, उस रिसर्च डिज़ाइन को हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। तो ये तीन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन में आती हैं। तो उसके बाद हम स्टडी करेंगे, उसके बाद हम जी एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च को डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमने रिसर्च प्रपोजल के बारे में बात की। रिसर्च प्रपोजल के बाद हमने रिसर्च डिज़ाइन के मतलब बात की और क्लासिफिकेशन रिसर्च को डिज़ाइन को डील किया। नेक्स्ट हम जो एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन क्या होते हैं इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन आता है पर्पस ऑफ द स्टडी। पहला एलिमेंट जो रिसर्च डिज़ाइन में आता है कि हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, जो रिसर्च करने जा रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, उसका मकसद क्या है। उस पर्पस का जहाँ तो स्पॉन्सर को पता होता है जो कि रिसर्च करवा रहा होता है, जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है अपनी, यहाँ रिसर्चर को पता होता है जो कि रिसर्च कर रहा होता है। यहाँ फिर वो चाहिए, दोनों बंदे अगर मुतमीन हो, चाहे तो अपने रेस्पोंडेंट जो होता है, जो उसका सब्जेक्ट होता है, जो आंसर कर रहा होता है उसके क्वेश्चंस को, जो आपके क्वेश्चंस का जवाब देता है, जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, उसको बता सकते हैं। इसका पर्पस अगर ये दोनों ना मुतमीन हो तो वो उसको बता नहीं सकते, लेकिन ये एथिकल इशूज़ में अभी आता है। तो इस तरह पर्पस ऑफ द स्टडी जो है वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन है। उसके बाद सेकंड है जी यूनिट ऑफ एनालिसिस। आपने जब डाटा को एनालाइज करना है, मैंने आपको पहले बताया ना, रिसर्च प्रपोजल में जाते हैं तो डाटा एनालाइज होता है। अब डाटा को एनालाइज जब हम करते हैं तो डाटा एनालाइज होने के लिए हम कौन से यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हम किन मेथड्स के जरिए डाटा को एनालाइज करने जा रहे हैं, तो ये भी एक एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन में आता है। उसके बाद इसका थर्ड यूनिट एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन है जी टाइम डिमेंशन। हम जो टाइम डिमेंशन से मुराद क्या है कि जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं वो किस तरह की रिसर्च है, वो कितने टाइम के लिए फॉलो हो सकती है। ये टू टाइम डिमेंशन में दो टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन के मतलब आती हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है? ऐसी स्टडी जो फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए या मौजूदा वक्त के लिए इस्तेमाल हो, बाद में उस रिसर्च का कोई इस्तेमाल ना हो, ठीक है। और ऐसी रिसर्च को हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ऐसी स्टडी को क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ऐसी स्टडी जो लॉन्ग टाइम रहे, सालों साल के लिए, ऐसी रिसर्च जिसको हम सालों साल इस्तेमाल करें, काफ़ी टाइम इस्तेमाल करें, तो ऐसी स्टडी, ऐसी रिसर्च को हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं। तो ये टाइम डिमेंशन है कि जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, रिसर्च डिज़ाइन जो बनाया है उस पर जो रिसर्च करने जा रहे हैं, जो स्टडी करने जा रहे हैं, इस तरह ये आपके पास दो टाइम डिमेंशन में आती है। उसके बाद फोर्थ एलिमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन है जी रिसर्चर कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स। अब आपको पता है कोई भी रिसर्चर जो है रिसर्च करने से पहले इन्वेंट करता है, ये जांचता है कि उस रिसर्च में वेरिएबल्स उसके कौन से हैं। ये वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल वाले टॉपिक में, हाइपोथेसिस वाले टॉपिक में हमने तफसील से बयान किया था वेरिएबल्स
की डिस्कशन को वहाँ पे डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे देखिए रिसर्चर कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स। जो रिसर्चर होता है वो उसके जो वेरिएबल होते हैं रिसर्च में, एक ऐसे वेरिएबल टाइप्स ऑफ वेरिएबल वाले टॉपिक में हमने वहाँ पे एक टाइप ऑफ वेरिएबल पढ़ी थी जो कि रिसर्चर इन्वेंट करता है और कंट्रोल करता है। तो इस तरह के फिर रिसर्च डिज़ाइन में हमने ये भी देखना होता है कि रिसर्चर जो है वो उसका वेरिएबल पे कंट्रोल है भी या नहीं है। अब देखिए मूड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ एलिमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, कि हम जो ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं वो किस मूड्स के लिहाज से है। मूड्स का मतलब क्या है यहाँ पे? मूड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि हम जिस डाटा पे स्टडी करने जा रहे हैं, जो रिसर्च हमारा डिज़ाइन है उसमें ये भी एलिमेंट है उसका कि वो डाटा किस तरह का है, वो स्टडी किस तरह की है। हमारे पास डाटा क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, तो इस तरह क्रॉस सेक्शनल है, लॉन्गिट्यूडनल है, तो इस तरह ये आपके पास मूड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन में देखा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रिसर्च डिज़ाइन में। उसके बाद इसका जी सिक्स्थ एलिमेंट आता है ऑब्जर्वेशन टूल। हम जब ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, जो डाटा हमारे पास मौजूद है, जो स्टडी हम करने जा रहे हैं, उसमें कौन कौन से टूल, किस तरह टेक्निक्स, किस तरह के मेथड्स हम इस्तेमाल करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन टूल एक एलिमेंट है। उसके बाद सेवंथ एलिमेंट है रिसर्च डिज़ाइन का फील्ड डाटा कलेक्शन। जिस फील्ड में फील्ड डाटा लोकेशन होती है जहाँ पे आपने सर्च करनी है, वहाँ पे जाके आप उस टॉपिक के मतलब उन लोगों से मिलकर डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो ऐसी डाटा कलेक्शन को फील्ड डाटा कलेक्शन कहते हैं, जिसमें रिसर्चर खुद उस फील्ड पे जाता है, उस जगह पे जाता है जिसके मतलब उसने रिसर्च करनी है, या जहाँ जिन लोगों पे या जिस पॉइंट पे उसने रिसर्च करनी है, तो वहाँ से फील्ड पे जाके ग्राउंड रियलिटीज़ जाकर जांच के आता है। तो इसको ग्राउंड रियलिटीज़ को इन्वेस्टिगेट करके डाटा को कलेक्ट करना फील्ड डाटा कलेक्शन कहलाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रिसर्च डिज़ाइन में। उसके बाद 8 रिसर्च डिज़ाइन थी डाटा प्रोसेसिंग एंड डाटा एनालिसिस। तो ये डाटा को हम किस तरह प्रोसेस करेंगे, उसको डाटा को किस तरह एनालाइज करेंगे, इनके मेथड रिसर्च प्रपोजल में डील किए जाते हैं। तो ये आपके पास भी एलिमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन है। उसके बाद इसका लास्ट एलिमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन आता है, इट्स नेम इज सैम्पलिंग डिज़ाइन। सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या है जी? कि आप सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी डाटा था, नॉन प्रोबेबिलिटी होता था, फर्स्ट डाटा में हमने लेक्चर में डिस्कस किया। तो वहाँ पे सैम्पलिंग भी वहाँ पे पढ़ा हमने, सैम्पल क्या होता है, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग भी डिस्कस किया। तो यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ सैम्पलिंग में हमने सैम्पल क्या होता था, एक मिसाल फॉर एग्जांपल आप होल डाटा में से कुछ डाटा को कलेक्ट करते हैं। जिस तरह का मैंने अभी इसी लेक्चर में एग्जांपल दी कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो सारे के सारे मार्केट में लॉन्च नहीं करते, एक हिस्से में लॉन्च करके देख लेते हैं कि वो सक्सेसफुल रहता है या नहीं, फिर आप पूरी की पूरी मार्केट में वो लॉन्च कर देते हैं। तो इस तरह ये एक सैम्पल था जो कि हमने कलेक्ट किया कि हमने प्रोडक्ट को पूरी की पूरी मार्केट में लॉन्च नहीं किया, बल्कि एक हिस्से में लॉन्च किया। तो ये आपके पास एक सैम्पल था। तो सैम्पलिंग डिज़ाइन के हम जो सैम्पल अडेप्ट करेंगे, जो सैम्पल चूज करेंगे, और कौन सा सैम्पल डिज़ाइन भी एक रिसर्च डिज़ाइन में है कि कौन सा सैम्पलिंग मेथड को यूज़ करते हुए हम वहाँ से सैम्पल को कलेक्ट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रिसर्च डिज़ाइन में। तो आज के लेक्चर में हमने रिसर्च प्रपोजल को डिस्कस किया, उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन को डिस्कस किया, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन को डिस्कस किया, और उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन को डिस्कस किया। तो ये आज का लेक्चर जो रिसर्च डिज़ाइन है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके रिसर्च मेथड के कोर्स में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।